हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है फार्माकोविजिलेंस। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जो फार्माकोविजिलेंस की यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट है किस बारे में। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को भी देखेंगे। एंड बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसकी 2 यूनिट्स, ठीक है, इसकी 2 यूनिट्स की कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस के बारे में, तो देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जब भी यहाँ पे कोई नई दवा बनती है, ठीक है, तो कोई भी नई दवा बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होते हैं उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि जो दवा होती है उसकी टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे नॉन ह्यूमन सोर्सेज, जैसे कि हमारा एनिमल्स हो गए और हमारे कुछ सेल या टिश्यू कल्चर्स होते हैं, उन सब पे हम लोग क्या करते हैं, दवाओं की सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं, है ना। और जब यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारी दवा पास हो जाती है, बेसिकली हमारी दवा किन क्राइटेरिया पे पास होती है कि हमारी दवा सेफ हो, इफेक्टिव हो, है ना, हार्म ना करे। अगर इन सभी चीजों में हमारी दवा प्री क्लिनिकल ट्रायल में पास हो जाती है, यानी मान लो किसी एनिमल पे आपने दवा दी और उस एनिमल को उस दवा ने हार्म नहीं किया, या फिर जिस बीमारी के लिए आपने दी है ना, जिस पर्पज से आप दवा बना रहे हो उस पर्पज से वो काम कर गई, तो फिर अब यहाँ पे जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है चली जाती है फेज नंबर 1 में। अब यहाँ पे देखिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की बात करें तो ये चारों फेज हमारे कहलाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। बेसिकली सबसे पहले होता है दवा का प्री क्लिनिकल ट्रायल और फिर होता है दवा का क्लिनिकल ट्रायल, यानी जब भी कोई नई दवा डेवलप करी जाती है तो इसके 2 ट्रायल होते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल में हमारे 4 फेज होते हैं। अच्छा, प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या होता है कि हमें एक IND फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अब इन सभी चीजों को आपने बहुत डिटेल में अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी 7th सेमेस्टर में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब देखो, इसमें भी आपको पता है कि जैसे फेज 1 में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हेल्दी लोगों पे दवा को टेस्ट करते हैं। जब वहां दवा पास हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे अपने कुछ पेशेंट्स पे, फेज 2 और फेज 3 में हम लोग क्या होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब जो हमारे एक्चुअल पेशेंट्स हैं जिनके लिए वो दवा डेवलप करी गई है, उनमें हम लोग यहाँ पे दवाओं की टेस्टिंग करते हैं। और देखो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जब इन तीनों फेज से होते हुए हमारी दवा पास हो जाती है, बेसिकली यहाँ पे फेज 1, 2, 3 में हम लोग क्या करते हैं, दवाओं की टेस्टिंग अपने ह्यूमंस पे करते हैं। फेज 1 में हेल्दी ह्यूमंस पे करते हैं, यानी जो बीमार नहीं है। फेज 2 और फेज 3 में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट्स पर करते हैं। और अगर यहाँ पे दवा हमारी दिख जाती है कि हमारी दवा सेफ है, इफेक्टिव है ना, वो अपना असर शो कर रही है, तब यहाँ पे दवा क्या होती है, तब यहाँ पे दवा जाती है फेज 4 में। और फेज 4 का बेसिकली मतलब होता है कि दवा यहाँ पे मार्केट में चली जाती है। फेज 4 का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि दवा हमारी मार्केट में चली जा चुकी है, ठीक है। और फेज 4 में जाने से पहले, यानी दवा मार्केट में जाने से पहले, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक फॉर्म बनना पड़ता है हमें, जो है NDA, ठीक है। तो ये NDA, IND, इन सभी के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इन हमारा पर्पज ये नहीं है। हमारा पर्पज क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे क्यों समझ रहे हैं। अच्छा देखो, फेज 4 को सबसे पहले आप लोग ये समझो कि इसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दवा, देखो, जैसे फेज 3 के बाद हमारी जो दवा है वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फेज 4 का मतलब है कि दवा हमारी मार्केट में जा चुकी है। लेकिन देखो, फेज 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है। कॉन्टिन्यूअस फेज का मतलब होता है कि ये हमारा जो फेज 4 है, ये पूरे टाइम दवा जब तक भी मार्केट में रहेगी, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसी को हम लोग यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विस में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दवा मार्केट में चली जाती है तो मार्केट में जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे दवा की क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। देखो, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, और पोस्ट मार्केटिंग मतलब कि दवा मार्केट में जा चुकी है, तो मार्केट में जाने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दवा के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। क्यों भाई, निगरानी हम लोग इस चीज के लिए रख रहे हैं कि कहीं जो हमारी दवा मार्केट में जा चुकी है, कहीं वो मार्केट में जाने के बाद किसी को हार्म तो नहीं कर रही। जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हमने चेक कर लिया कि हाँ, हमारी दवा ठीक है, चलो इसने किसी को हार्म नहीं किया, तभी तो वो मार्केट में गई है। जैसे अगर यहीं पे हार्म कर देती तो मार्केट में जा ही ना पाती। लेकिन यहां तक वो सक्सेसफुली जो है, किसी ने, दवा ने किसी को हार्म नहीं किया। लेकिन फेज 4 में जब वो मार्केट में जा चुकी है, अब जब वो पूरे वर्ल्ड के पेशेंट्स को जो है मिलने वाली है, जो भी उस दवा से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी उस दवा से रिलेटेड डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो कहीं उन पेशेंट्स को वो दवा कोई हार्म तो नहीं करेगी। तो इन सभी चीजों की निगरानी हम लोग क्या करते हैं पूरे टाइम, मतलब जितनी भी दवा आज के दिन में मार्केट में है, उन सभी का क्या चल रहा है, उन सभी का पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस चलता ही रहता है। देखो, इसमें कुछ खास नहीं होता है,
बस हम लोग यहाँ पे एक निगरानी रखते हैं कि कहीं जो है जो दवा मार्केट में है उसके कोई एडवर्स रिएक्शन के केसेस तो नहीं आ रहे, मतलब कोई ऐसा केस तो नहीं आ रहा जहां पे हमें दिख रहा है कि इस दवा ने किसी को साइड इफेक्ट दे दिया, इस दवा ने किसी को नुकसान कर दिया। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। समझ गए? अब देखो, अब एक चीज समझो कि चाहे दवा का प्री क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे दवा का फेज 1 हो, चाहे दवा का फेज 2 हो, चाहे दवा का फेज 3 हो, और चाहे दवा का फेज 4 हो, बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हो, इन सभी स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, जानते हो? और वो काम क्या होता है? तो उसी काम को हम लोग बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस का क्या मतलब है? देखो, फार्मा का मतलब होता है दवा, और विजिलेंस का मतलब होता है कह सकते हो, देखो विजिलेंस का मतलब भी आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो निगरानी रखना, ठीक है, चौकसी करना, या फिर जो है देख रेख रखना, देख रेख करना, है ना, ध्यान देना, किसी चीज पे फोकस रखना। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो दवा है, ठीक है, जब भी वो दवा यहाँ पे जब भी किसी दवा का प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो उस दवा का हमारा फार्माकोविजिलेंस भी स्टार्ट हो जाता है। फार्माकोविजिलेंस का सिंपल सा मतलब है कि दवा जब हमारी एनिमल्स पे टेस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और जब दवा यहाँ पे मार्केट में जा चुकी है, इन पूरे ही टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे दवा के ऊपर निगरानी रखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहीं जो दवा है उसकी सेफ्टी, बेसिकली आप लोग ये समझो, फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे मेनली चेक करता है कि जो हमारी दवा है वो यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेके और फेज 4 तक हमारा जो फार्माकोविजिलेंस है ये बेसिकली यहाँ पे ये चेक करता है कि जो हमारी दवा है वो सेफ है कि नहीं है। कहीं किसी भी स्टेप में, किसी भी एनिमल में या किसी भी ह्यूमन में वो दवा कोई नुकसान तो नहीं कॉज कर रही है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं शो कर रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हमारे। तो इन सारी चीजों की जो निगरानी होती है, ठीक है, इन सभी स्टेप में उन सभी को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? फार्माकोविजिलेंस। अब देखो, कहीं कहीं आप लोग को जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है इसी को आप लोग यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस भी आप लोग जो है लिखा हुआ देखते हो। लेकिन आप ये समझो, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या है? एक टाइप का, मतलब कह सकते हो फार्माकोविजिलेंस का एक पार्ट है। समझ गए? फार्माकोविजिलेंस का एक ब्रॉड टर्म है, बाकी है दोनों का मतलब सेम। समझ गए? फेज 4 का मतलब क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी कि जब दवा मार्केट में जा चुकी है तब उसकी निगरानी करना, वो हो गया पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। और जब दवा बनना शुरू हो गई है तो पूरे टाइम, यानी कि दवा की कह सकते हो प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेके और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस तक की निगरानी, इन सभी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है ये हमारा फार्माकोविजिलेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एकदम सेम नहीं होते हैं। समझ के? बहुत ही सिंपल था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जैसे फार्माकोविजिलेंस को अगर हम लोग यहाँ पे WHO ने एक डेफिनेशन दी हुई है इसकी, तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है? फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो, सिंपल सी बात समझो, फार्माकोविजिलेंस को आप लोग यहाँ पे बस एक वर्ड से याद रखो, सेफ्टी। देखो हमारे जैसे फार्मा में, ठीक है, फार्मा फील्ड में या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है दवा का, वो क्या है? कि दवा एक बार को भले इफेक्टिव ना हो चलेगा, लेकिन दवा सेफ होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दवा का, वो ये है कि भाई जो दवा है हमारी, वो एक बार को जिस पर्पज से दी जा रही है, भले उस पर्पज में वो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन वो जो है सेफ होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दवा आपने दी है उसने कोई जो है कोई नई प्रॉब्लम ना कॉज करे, है ना। ये हमारी दवा का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। इन्हीं प्रिंसिपल पे जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे पास करी जाती है। जैसे यहाँ पे तो दवा की एफिकेसी भी हमें देखनी होती है, लेकिन आप ये समझो कि दवा नुकसान नहीं करनी चाहिए, हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा फार्माकोविजिलेंस। मतलब आप इतना समझो कि ये सिंपली चेक करता है कि कहीं जो दवा है, ठीक है, वो कोई नुकसान तो नहीं कॉज कर रही है। एडवर्स इफेक्ट का क्या मतलब क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है एनी अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सोचा भी ना हो, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही ना हो, है ना। जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, अब उस दवा को पेशेंट ने खाया, मान लो उसको किडनी की कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब उसने वो दवा ली, ठीक है, तो वहां पे पता चला कि दवा ने किडनी की प्रॉब्लम तो ठीक नहीं करी, ठीक है, और उसको लिवर की प्रॉब्लम और हो गई। या फिर हो सकता है कि किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर दी, लेकिन फिर भी उसने जो है उस दवा ने लिवर की प्रॉब्लम कॉज कर दी। तो इन सारे ही केसेस को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं एडवर्स इफेक्ट। मतलब हमें नहीं पता था कि वो दवा लिवर की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर उसने करी तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारी दवा में नहीं आनी चाहिए, और इसी की निगरानी कौन करता है?
फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो कि इन सभी चीजों की निगरानी करता है और यही हमारा सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। आई होप कि समझ गए होगे। बाकी इसमें देखिए कुछ खास नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग सिंपली बस यही देखते हैं कि दवा हमारी जो है कोई भी नुकसान नहीं कॉज करनी चाहिए, है ना। बाकी देखो वही चीज है कि हमारा फोकस करता है कि जो भी मेडिसिन है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और प्रॉपरली यहाँ पे यूज हो, यानी सही तरीके से यूज हो, उनका गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि देखो अब सिंपल सी बात है, मान लो कोई दवा है, ठीक है, तो अब दवा को जबरदस्ती अगर आप बहुत ज्यादा डोज में इस्तेमाल करोगे, मान लो कोई दवा है, अब उसकी 10-10 टैबलेट अगर किसी ने एक दिन में खा ली तो उसको तो नुकसान होगा ही ना। तो देखो ये तो हमें सबसे पहले देखना है कि दवा सही तरीके से यूज हो। जैसे अगर दवा कोई गलत तरीके से यूज करेगा तब तो उसको नुकसान होगा ही। अब जैसे मान लो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, तो नारकोटिक ड्रग्स क्यों बनी होती है कि वो आप लोग के दर्द को दूर कर सके, लेकिन उनमें थोड़ा नशा होता है। अब पता चले कोई बंदा सिर्फ नशे के लिए अगर उनको इस्तेमाल कर रहा है तो वो जानबूझ के गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो ड्रग का अब्यूज कर रहा है ना। तो ये चीज हमारी यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो नहीं होनी चाहिए। तो इन सब की भी निगरानी हमारे बेसिकली कह सकते हो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत देखता है। बाकी आप यहाँ पे ये 4 वर्ड याद रखो, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा डिटेक्शन। अब डिटेक्शन का मतलब हो गया कि जो भी हमारी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना यानी पता लगाना। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट, जैसे मान लो जो भी एडवर्स रिएक्शन आया, ठीक है, तो असेसमेंट मतलब उसको असेस करना, उसको समझ, उसको कह सकते हो थोड़ा सा पता लगाना कि वो किस वजह से आया, किस ड्रग की वजह से आया, है ना, किस पेशेंट को आया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग में मतलब कि यहाँ पे समझना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, क्या वजह हो सकती है। और उसके बाद प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि यहाँ पे आप मान लो किसी पार्टिकुलर दवा की वजह से अगर एडवर्स रिएक्शन आया है तो सबसे पहले उसका लेवल चेक करेंगे कि उसका लेवल कितना था, वो कितना सीवियर था या फिर कितना कम सीवियर था, यानी कह सकते हो कितना खतरनाक था, है ना, उससे कितना ज्यादा हार्म हुआ है। अगर मान लो छोटा मोटा जो है, मान लो नोजिया वोमिटिंग जैसा कुछ था, तो वहां पे थोड़ा बहुत अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर जो एडवर्स रिएक्शन थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, मान लो किसी को पूरा एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गई किसी की पूरी बॉडी में, ठीक है, रैशेज वगैरह पड़ गए बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल के, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो वहाँ पे प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब फिर उस दवा को ही हटा देना, मार्केट से वो दवा हटा ही दी जाती है जिसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन आया होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बेसिकली इसका फोकस यही होता है कि जो हमारी मेडिसिन है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और प्रॉपरली यहाँ पे यूज हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है कि आखिर फार्माकोविजिलेंस का पर्पज क्या है, हम लोग क्यों फार्माकोविजिलेंस करते हैं, है ना, क्यों, इसका एम क्या है, इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका पर्पज यही है कि हम लोग यहाँ पे जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको यहाँ पे डिटेक्ट करें, ठीक है। जैसे जब भी हमारी दवा मार्केट में चली जाती है या फिर मार्केट में नहीं भी जाती है, जैसे देखो जैसे हमारी दवा का जब प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है तो यहाँ पे भी तो हमारी दवा कोई एडवर्स रिएक्शन शो कर सकती है। तो अगर यहीं पे हम लोग पता लगा लेंगे तो हम लोग क्या होगा कि दवा को पहले से ही जो है कह सकते हो उसमें कुछ चेंजेस करके या तो उस दवा को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, है ना, उस दवा का जो ट्रायल चल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे पहले ही रोक देंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले ही जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टू असेस द रिस्क बेनिफिट रेशियो। अच्छा, रिस्क बेनिफिट रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, तो जैसे अब हर दवा के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर दवाओं में आप लोग देखोगे तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जो है सभी में आप लोग को देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, वो किस लेवल का है। जैसे साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए या फिर बहुत लो लेवल का होना चाहिए, है ना। साइड इफेक्ट में जनरली सिर्फ इतना होना चाहिए कि चलो किसी को नोजिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो बेनिफिट है उसका वो हमेशा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जो ड्रग का रिस्क बेनिफिट रेशियो का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत कम हो और बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली चेक करने की कोशिश करते हैं और हम लोग चाहते यही है कि ऐसा ही हो। उसके बाद टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो हमारी ड्रग यूज हो रही हो, ठीक है, तो पेशेंट उसको सेफली यूज करे, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही सारी चीज़ें तो फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे जो है कह सकते हो चेक करता है। उसके बाद टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। देखो रैशनल मतलब कह सकते हो सही तरीके से इस्तेमाल हो, यानी कि जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे सही डोज में दी जाए, सही पेशेंट को दी जाए, है ना, सही डॉक्टर के थ्रू दी जाए और सही अमाउंट में, सही ड्यूरेशन में दी जाए। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे टू आइडेंटिफाई न्यू और रेयर साइड इफेक्ट नॉट फाउंड ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखो यहाँ पे जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि हमारी जो दवा है वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेशेंट्स या फिर जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उन्हीं पे तो टेस्ट करी जाती है। अब जैसे यहाँ पे हो सकता है, जैसे मान लो जितने भी पेशेंट्स पर हमारी दवा टेस्ट की गई, तो हो सकता है कि उतने पेशेंट्स पे स्टार्टिंग में दवा ने कोई इफेक्ट ना दिखाया हो, लेकिन जब दवा हमारी मार्केट में पहुंच गई तब मार्केट में जाने के बाद तो वो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को जो है कह सकते हो उनको एसेसिबल हो जाती है। तो फिर वहां पे जब दवा बहुत सारे पेशेंट यूज कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोगों के थ्रू दवा यूज करी जा रही है, तब उसका एक्चुअल डाटा हमारे पास सामने आता है और तभी हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ कुछ दवाओं के हमें बहुत सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो ऐसा है कि ज्यादातर दवाओं में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, ऐसे केसेस बहुत नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेज हमें हिस्ट्री में देखने को मिले हैं जिन्होंने यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस को
जो है कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रांच बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड बना दी। अब आज के दिन में आप देखोगे तो ये पूरी एक अलग ब्रांच है फार्मेसी की, जिसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे बेसिकली कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनका जो साइड इफ़ेक्ट है या फिर जिनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो हमें काफ़ी टाइम बाद ही देखने को मिलता है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट इन सब के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी अभी के लिए आप इतना सिंपली समझो कि जैसे कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट जो हम लोग नहीं चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एडवर्स या फिर साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। और बाकी टू प्रिवेंट ड्रग रिलेटेड हार्म बाय टेकिंग टाइमली एक्शन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि जैसे मान लो कोई दवा है, अब उसका बहुत नुकसान हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कोई एक्शन जो है बहुत सही समय पे बहुत जल्दी ही ले सकते हैं, है ना? जैसे अब एडीआर अगर हमें लग रहा है कि किसी दवा की वजह से बहुत सारा एडीआर आ रहा है ना, कोई एडवर्स रिएक्शन कॉज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो वार्निंग दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ दवा किसी पार्टिकुलर लोगों को ही हार्म कर रही हो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दवा बाकी लोगों में सही काम करती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में हो सकता है दवा ना अच्छी काम कर रही हो। जैसे एक केस आपने हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो, थैलोडिमाइड ट्रेजेडी, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पे उस दवा ने प्रेग्नेंट लेडीज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट किया था, ठीक है? और ये हमारा एक बहुत ही कह सकते हो टर्निंग पॉइंट माना जाता है फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में। यहीं से फार्माकोविजिलेंस की एक्चुअल में स्टार्टिंग भी हुई थी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर मान लो ऐसा कुछ है तो हम लोग वार्निंग दे सकते हैं कि शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, है ना? और उसके बाद विड्रॉल। अब अगर दवा बहुत ज़्यादा हार्म करे, सभी को नुकसान करे, तो दवा को मार्केट से हटा ही सकते हैं, है ना? दवा को मार्केट से हटा ही देते हैं हम लोग। टू एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट अबाउट सेफ यूज। तो वहाँ पे वही चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो फार्माकोविजिलेंस करते हैं, जब हमें एडीआर के बारे में पता चलता है, तो जिन दवाओं की वजह से एडीआर आ रहा है उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेफली यूज करते हैं। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट फार्मासिस्ट होते हैं, वो यहाँ पे उस दवा को थोड़ा सा लिमिटेड यूज करते हैं और बहुत जरूरी होने पे ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी जब देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंश्योर ड्रग सेफ्टी। तो ये हमारा इंश्योर करता है कि जो भी हमारी ड्रग है, ठीक है, वो सेफ रहे, क्योंकि अगर उसका कोई भी एडीआर होगा तो वो मार्केट से क्या होगी, हटा दी जाएगी, है ना? उसके बाद प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि जो हमारा कह सकते हो अगर किसी दवा की वजह से कोई नुकसान आ रहा है, ठीक है, तो उस दवा को हम लोग यहाँ पे मार्केट से हटा देते हैं, वार्निंग कर देते हैं। एडीआर, देखो फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या है? अगर हमारी दवा की वजह से कोई भी एडीआर साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे तुरंत उस दवा को मार्केट से हटा देंगे, ठीक है? तो पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट रेयर साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो साइड इफेक्ट हो सकता है कि हमें क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल में ना दिखे, वो हमें हो सकता है लॉन्ग टर्म या लार्ज स्केल यूज पे दिखें। उसके बाद ट्रीटमेंट क्वालिटी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स और जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेफ दवा को यूज कर पाए, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे ये जो भी हमारी अथॉरिटीज होती हैं उनको हेल्प करता है। जो भी हमारे जैसे मान लो अब कोई दवा है, ठीक है, तो उस दवा की वजह से अगर साइड इफेक्ट आ रहा है या फिर हमारा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे लेबल में हम लोग चेंजेस करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि इस दवा की वजह से ये नुकसान हो सकते हैं, अगर इस नुकसान हमारे माइल्ड लेवल पे है। सबसे पहले तो ये समझो। ड्रग रिस्ट्रिक्शन, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, अगर वो किसी प्रेग्नेंट लेडी को हार्म कर रही है या फिर वो कह सकते हो किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप को हार्म कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग उन लोगों में दवा को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, है ना? हम लोग जो है, अब जैसे मान लो, अच्छा रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, अब उसका मान लो एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वो दवा हमारी उतनी जरूरी भी बहुत है। जैसे मान लो कोई एंटी कैंसर ड्रग है, अब एंटी कैंसर ड्रग यहाँ पे हमारी कैंसर को ट्रीट करने के लिए जरूरी भी है, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकता हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि अब वो दवा सिर्फ जो है कैंसर पेशेंट्स को ही दी जाएगी, है ना? गलती से भी वो दवा किसी नॉर्मल पेशेंट को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो दवा यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही दी जाए, है ना? वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे ना सेल हो, वो ओटीसी से भी ना मिले, यानी सॉरी, वो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन से भी ना मिले बेसिकली, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ड्रग की रिस्ट्रिक्शन भी करी जा सकती है। और ड्रग विड्रॉल, अगर जहाँ पे दवा कुछ ज़्यादा ही नुकसान करे तो दवा को तुरंत ही मार्केट से हटा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारे पेशेंट्स को और जो भी हमारे पब्लिक है, ठीक है, जब उसको पता होता है कि हाँ कोई है जो हमारी सेफ्टी की निगरानी कर रहा है, तो वहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है। अब अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे देखिए जो फार्माकोविजिलेंस है वो यहाँ पे सिर्फ दवाओं की निगरानी नहीं करता है, बल्कि जो हमारे जैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं ये तो आ ही गए, उसके बाद जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जैसे इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गए, इन सब पे भी हमारा फार्माकोविजिलेंस जो है नजर रखता है कि किसी इंसुलिन किसी वैक्सीन की वजह से तो नहीं आ रहा है। इसको आपने बायोटेक में पढ़ा होगा। हर्बल और जो भी हमारे यहाँ पे हर्बल मेडिसिन होती है उनके ऊपर भी आज के दिन में फार्माकोविजिलेंस निगरानी रखता है। फिर हमारा मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज मीटर हो गए और जो हार्ट का पेस मेकर हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं इन सब पे भी निगरानी हमारा फार्माकोविजिलेंस रखता है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, मान लो किसी का जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे भी फार्माकोविजिलेंस निगरानी रखता है, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जो कॉस्मेटिक्स हैं, तो इन सभी प्रोडक्ट पे हमारी फार्माकोविजिलेंस बेसिकली आज के दिन में अप्लाई होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो कि फार्माकोविजिलेंस आया कहाँ से, स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट ऐसे हुआ
इट इज डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू ड्रग रिलेटेड डिजास्टर्स एंड द नीड टू इंश्योर मेडिसिन सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ हमें हिस्ट्री में ऐसे जो है डिजास्टर्स देखने को मिले, मतलब ऐसी ऐसी जो है इंसिडेंट हमें देखने को मिले जिन्होंने यहाँ पे जो है कह सकते हो फार्माकोविजिलेंस की नीड को जो है प्रिपेयर किया, या फिर कह सकते हो फार्माकोविजिलेंस की कितनी नीड है इस चीज को यहाँ पे इन डिजास्टर्स ने बताया, है ना। इनिशियली ड्रग सेफ्टी मॉनिटर वॉज लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सेफ्टी मॉनिटर नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी लगभग, मतलब होती भी थी तो बस थोड़ी बहुत, कि चलो एक बार लगता था कि दवा क्लिनिकल ट्रायल पास कर गई तो फिर वो दवा सेफ ही है ना। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस नाम का कोई टर्म पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट ओवर टाइम इट बिकम अ गुड स्ट्रक्चर्ड ग्लोबल सिस्टम, यानी कि ओवर टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे जो है हमारी दवाओं की निगरानी करी जाने लगी, है ना, चाहे वो दवा बन रही हो चाहे वो दवा मार्केट में जा चुकी हो। अब अर्ली हिस्ट्री की बात करते तो अर्ली हिस्ट्री यानी कि लगभग 1960 से पहले की बात करते तो कोई भी यहाँ पे सेफ्टी मॉनिटरिंग नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी ज्यादा। एडीआर हमारे बहुत रेयरली रिपोर्ट होते थे, मतलब आप ऐसे समझो, मान लो कोई दवा है 1960 से पहले दवा मार्केट में चली गई और मार्केट में अगर किसी को नुकसान भी हुआ तो पता ही नहीं चल पाता था किसी को। जैसे आज के दिन में क्या है कि हमारे एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम होते हैं प्रॉपर, अगर किसी भी दवा की वजह से कोई साइड इफेक्ट आया है तो प्रॉपर उसको यहाँ पे बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे समझो पहले कुछ ऐसा था ही नहीं, है ना। पहले मतलब इसका कोई सिस्टम नहीं था, नो प्रॉपर सिस्टम फॉर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, तो कोई सिस्टम ही नहीं था। अब थैलोडिमाइड डिजास्टर, तो देखो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में। तो ये हमारा क्या था कि जैसे थैलोडिमाइड हमारी एक ड्रग थी जो कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन जो है नोजिया के लिए यूज करती थी। ठीक है, तो नोजिया मतलब यहाँ पे जी मिचलाना, उल्टी जैसा आना। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका अक्सर यहाँ पे जी मिचलाने लगता है। तो उस केस में यहाँ पे उस जो है जो भी प्रेग्नेंट लेडीज थी वो यहाँ पे थैलोडिमाइड ड्रग का यहाँ पे यूज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज ने यहाँ पे इस थैलोडिमाइड ड्रग को यहाँ पे यूज किया, ठीक है, उन सभी को देखने को क्या मिला, उन सभी को यहाँ पे एक बहुत ही जो है खतरनाक साइड इफेक्ट या फिर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिला। जब उन्होंने यहाँ पे अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो उनके बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हुई, फोकोमिलिया। फोकोमिलिया का मतलब क्या होता है, फोकोमिलिया का मतलब होता है उन बच्चों के ऑर्गन्स यहाँ पे सही से डेवलप ही नहीं हुए। बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके के बच्चे यहाँ पे डेवलप हुए, जैसे किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं डेवलप हुए, ठीक है, किसी के हाथ हैं तो वो उल्टे मुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को बेसिकली फोकोमिलिया बोला जाता है। तो जितने भी यहाँ पे लेडीज थी जिन्होंने इस थैलोडिमाइड ड्रग को लिया उनके बच्चे इस तरीके से यहाँ पे पैदा हुए, और ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर साबित हुआ, ठीक है, पूरी फार्मेसी फील्ड में। इट हाईलाइटेड द नीड फॉर ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग विच लेड टू स्ट्रिक्ट ड्रग रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो ड्रग रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, और यहाँ पे हमारा एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है कह सकते हो डेवलप हुआ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, उसने यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम चालू किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस इंटरनेशनल ड्रग प्रोग्राम मॉनिटरिंग प्रोग्राम में क्या था कि हमारे जो भी जितनी भी कंट्रीज थी ग्लोबली, हमारी जितनी भी कंट्रीज थी वो सभी यहाँ पे WHO के साथ यहाँ पे अपना ADR का डाटा शेयर करती थी। जैसे सिंपली समझो WHO ने क्या किया, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस के लिए। अब यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज थी, मान लो A कंट्री है, ठीक है, B कंट्री है, जितनी भी यहाँ पे लगभग कह सकते हो ज्यादातर कंट्रीज प्रोग्राम का पार्ट है आज के दिन में। तो यहाँ पे ये सभी कंट्री क्या करती थी कि इनके इनके देशों में, इनके इनकी कंट्रीज में अगर कोई भी ऐसा ADR का केस आ रहा है तो ये यहाँ पे अपना डाटा इस WHO के साथ जो है शेयर करती थी। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है इसके साथ अपना डाटा यहाँ पे ये कंट्रीज शेयर करती थी। और बाकी देखिए ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम यहाँ पे WHO ने स्टार्ट किया, इसको ऑपरेट कहाँ से करते थे, तो इसका ऑपरेशन का हमारा एक सेंटर था जिसको हम लोग बोलते हैं अपसला मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, अपसला मॉनिटरिंग सेंटर बेसिकली हमारा जो है WHO के इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम का क्या है, जो है ऑपरेटिंग सेंटर। देखो सिंपली समझो, ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी ड्रग है वो साइड इफेक्ट, कौन सा साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है, उन सभी को मॉनिटर करना, उन सबको देखना। ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ था, मतलब कहाँ पे ये डाटाबेस सारा कह सकते हो इकट्ठा होता था, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर था ये हमारा था अपसला मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको यहाँ पे बेसिकली स्वीडन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस सेंटर को WHO और स्वीडिश गवर्नमेंट ने मिलके जो है कह सकते हो स्टेब्लिश किया था, क्योंकि स्वीडन में है तो भाई स्वीडिश गवर्नमेंट भी यहाँ पे डेफिनेटली इसका पार्ट होगी। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ग्लोबल ADR डाटाबेस को मैनेज करता है, मतलब कि इस पूरे दुनिया में जितने भी ADR के केसेज होते हैं वो सभी यहाँ पे इस अपसला मॉनिटरिंग सेंटर में क्या होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए जिस सिस्टम में रिपोर्ट करते हैं उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विजीबेस। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें तो ये देखिए
आप लोग का जो सिलेबस है, तो उसमें देखिए आप लोग को बेसिकली चैप्टर 1 में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चैप्टर 1 में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। फिर आप लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। फिर आप लोग को पढ़ना है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हमें अलग से भी पढ़ना है। और फिर हम लोग देखेंगे अपने इंडिया के फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के बारे में, और इन सभी के साथ आप लोग का ये जो है ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग देखें तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सिस्टम है उनकी हमें ग्रोथ देखने को मिली। यानी कि जब डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया तो हर कंट्री में यहाँ पे जो है उनका खुद का एक सिस्टम डेवलप होने लगा। जैसे कि अब जैसे ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ोगे, कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखना, जब यूनिट खत्म होगी तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी यहाँ पे 2010 में, मतलब इंडिया में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। अब हालांकि इससे पहले भी इंडिया में मॉनिटरिंग होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपर प्रोग्राम था वो इंडिया में 2010 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च किया, और ये क्या करता है, ये पूरे इंडिया में जो भी एडीआर है उनको मॉनिटर करता है। और यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे हमें गाजियाबाद में देखने को मिलता है, और गाजियाबाद में ही हमारा जो है आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का भी सेंटर है। तो सिंपल सी बात आप ये समझो कि जो इंडियन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, इसको जो मॉनिटर है, ठीक है, वो यहाँ पे कह सकते हो एनसीसी करता है, जो कि इसका सेंटर है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। लेकिन उस सेंटर को कौन कंट्रोल करता है, उस सेंटर को कंट्रोल करता है आईपीसी। तो आप कह सकते हो कि इंडियन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को हमारा आईपीसी कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी हालांकि जो एक्चुअल नेम है वो होता है हमारे यहाँ पे एनसीसी, ठीक है, एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। जैसे जैसे डब्ल्यूएचओ का सेंटर क्या है, अपसला मॉनिटरिंग सेंटर, यूएमसी, वैसे इंडिया का क्या है, एनसीसी, ठीक है। और बाकी ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का है, इंडिया का खुद का प्रोग्राम है, जहाँ पे इंडिया के अंदर जितने केसेज होते हैं उनको यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट किया जाता है। अब अगर हम लोग मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें तो आज के दिन में तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम आ चुका है, जहाँ पे हमारे डाटाबेस है, एआई टूल्स का यूज़ किया जा रहा है। हमारा जो फोकस है, ठीक है, वो सिर्फ ड्रग नहीं बल्कि ड्रग के अलावा वैक्सीन, हर्बल मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस। हम लोगों ने अभी देखा कि फार्माकोविजिलेंस आज के दिन में हमारा ड्रग प्रोडक्ट नहीं बल्कि सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है, और फार्माकोविजिलेंस हमारा आज के दिन में ग्लोबल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखो फार्माकोविजिलेंस का कोई एंड थोड़ी है भाई, दवाएं हमारी जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी इस पूरी दुनिया में, और जब तक दवाएं चलती रहेंगी तब तक फार्माकोविजिलेंस यहाँ पे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात करी, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो देखो सेफ्टी मॉनिटरिंग कुछ खास नहीं है, जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग से दे दिया गया है, बट आप सिंपली समझो इसका मतलब क्या है भाई, सेफ्टी को मॉनिटर करना। सेफ्टी मॉनिटर करना ही तो फार्माकोविजिलेंस होता है। तो आप समझो ये कोई अलग सी चीज नहीं है, ये फार्माकोविजिलेंस ही है ना। इसी को थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी आप सिंपली समझो सेफ्टी मॉनिटरिंग का मतलब है कि कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे सेफ रहे आफ्टर दे आर यूज्ड बाय पेशेंट। और ये हमारा हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट, रिस्क, प्रॉब्लम। देखो वही चीज़ है, फार्माकोविजिलेंस ही है, सिंपली समझो, ठीक है, एक दूसरा नाम दे दिया गया है। और बाकी इन सिंपल वर्ड इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर मेडिसिन आर सेफ फॉर पीपल इवन आफ्टर दे आर मार्केटेड, ठीक है। तो अगेन वही सारी चीज़ें देखो, इंपॉर्टेंस भी सेम बिल्कुल इंपॉर्टेंस जैसे हमने फार्माकोविजिलेंस में पढ़ी थी, जैसे इंट्रोडक्शन में सेम, इंश्योर ड्रग सेफ्टी, ठीक है, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, डिटेक्ट रेयर साइड इफेक्ट, इंप्रूव ट्रीटमेंट क्वालिटी, रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, लेबल चेंजेस, ड्रग रिस्ट्रिक्शन, ड्रग विड्रॉल, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ना। हाँ बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और यहाँ पे रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन हमारा इंश्योर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन में, जो कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो वैसे तो आप लोग के सिलेबस में बेसिकली ये इस नाम से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगेन अगर आप लोग अपना सिलेबस देखिए तो आप लोग के सिलेबस में तो ये बिल्कुल इसी नाम से दिया हुआ है, डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम है वो है यहाँ पे जो है हमारा डब्ल्यूएचओ प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पीआईडीएम बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो फुल नाम है, ठीक है, जो ऑफिशियल नेम है वो यही है। बाकी आप ये समझो कि जो सिलेबस में दिया है वो दिया हुआ है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, मोर फॉर्मली नोन एज डब्ल्यूएचओ प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, इज अ ग्लोबल सिस्टम स्टार्टेड बाय द डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जो है डब्ल्यूएचओ ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि पूरी दुनिया में, अच्छा देखो आप ये समझो क्यों जरूरी है, जैसे क्यों जरूरी है कि जो पूरी दुनिया है, ठीक है, मतलब हर कंट्री क्यों अपना डाटा डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर करती है। क्योंकि देखो जैसे दवा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में यूज हो रही है, दवा तो हमारी हर जगह यूज हो रही है।
जैसे पैरासीटामॉल क्या इंडिया की दवा है? भाई पैरासीटामॉल एक दवा है जो कि हर कंट्री में यूज होती है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे, किसी को बुखार है, किसी को दर्द है, तो वहाँ पे पैरासीटामॉल यूज कर रहे हैं वो। अब मान लो जैसे इंडिया में तो चलो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन अगर मान लो अमेरिका है, ठीक है, मान लो इंग्लैंड है, मान लो फ्रांस है, वहाँ पे मान लो किसी ने पैरासीटामॉल को यूज किया और वहाँ पे देखने को मिला कि अचानक से वहाँ पे किसी पार्टिकुलर जगह पे पैरासीटामॉल को यूज करने से बहुत सारे हमें नए साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या अगर, ठीक है, क्या अगर फ्रांस में जो है हमें कुछ लोगों के यूज करने, कुछ लोगों के पैरासीटामॉल यूज करने से अगर एडवर्स इफेक्ट आए हैं, तो क्या बाकी कंट्री में नहीं आ सकते हैं? क्या फ्रांस के पीपल्स के जीन्स कुछ अलग ही है और बाकी दुनिया के लोग अलग होंगे? ऐसा तो है नहीं। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे किसी पार्टिकुलर देश में आ सकती है किसी पार्टिकुलर दवा की वजह से, मान लो कोई एक्स दवा है, इसकी वजह से अगर किसी डी कंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यही दवा हमारी किसी सी, किसी ए, किसी बी, किसी ई कंट्री में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो डी कंट्री को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डी कंट्री क्या करेगी कि अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर करेगी, डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल प्रोग्राम में शेयर करेगी। और डब्ल्यूएचओ क्या करेगा, डब्ल्यूएचओ पूरी ग्लोबल यानी जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे इस प्रोग्राम से जो है जुड़ी हुई हैं, उन सभी को यहाँ पे अलर्ट कर देगा कि भाई देखिए ये जो एक्स दवा है ये थोड़ा सा जो है हमें अनसेफ लग रही है, इसकी वजह से ये सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सेफ्टी से यूज करिए। या फिर अगर बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक साइड इफेक्ट है तो आप लोग यहाँ पे तो बेसिकली अलर्ट जाता है कि इस दवा को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक है, तो समझ गए, तो ये हमारा जरूरी हो जाता है इसलिए। तो डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, हम मतलब वही चीज़ है कि इसको हम लोग यहाँ पे पीआईडीएम के नाम से जानते हैं। ये ग्लोबल सिस्टम है, इसको डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे सेफ्टी मॉनिटर हो सके। ये हमारा एक ग्लोबल प्रोग्राम है जहाँ पे जो कंट्रीज है वो यहाँ पे शेयर करती हैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऑफ साइड इफेक्ट विथ जो है डब्ल्यूएचओ, ठीक है, टू मेक मेडिसिन मोर सेफर, टू मेक ड्रग मोर सेफर। और यहाँ पे देखिए आज के दिन में बात करें तो लगभग 150 प्लस, ठीक है, लगभग 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज हमारी यहाँ पे इस डब्ल्यूएचओ पीआईडीएम का पार्ट है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे जो है 1968 में थैलोडिमाइड डिजास्टर के बाद स्टार्ट किया गया और इस डिजास्टर ने यहाँ पे शो किया कि मेडिसिन यहाँ पे बहुत सीरियस हार्म कर सकती है अगर इसको ढंग से मॉनिटर ना किया गया। मतलब अगर यहाँ पे मेडिसिन को देख रेख नहीं करी गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेडिसिन की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, कि मतलब इसका पर्पस क्या था, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो किसी भी कंट्री में अगर हमारा एडीआर हो रहा है तो तुरंत ही यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के पास रिपोर्ट जाएगी और डब्ल्यूएचओ तुरंत ही सारी कंट्रीज को रिपोर्ट करेगा। तो एडीआर हमारा अर्ली डिटेक्ट होगा ताकि बाकी कंट्री यहाँ पे इस चीज का हिस्सा होने से बच जाए। उसके बाद टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी ग्लोबली, तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा ग्लोबली पेशेंट को सेफ्टी को इंश्योर करना है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सारी कंट्रियों के साथ शेयर करना। उसके बाद यहाँ पे रिस्क ऑफ मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना कि वही चीज है कि मान लो किसी कंट्री ने अपना ड्रग शेयर किया तो उसको देखना। देखो सबसे पहले जो है डब्ल्यूएचओ के पास जब डाटा जाता है तो डब्ल्यूएचओ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डाटा को अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, है ना, वो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डाटा है, अगर एडीआर आया है तो क्यों आया है ना, सही है, डाटा की एक्यूरेसी कितनी है। फिर अगर उनको लगता है तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो अलर्ट जारी कर देते हैं और यहाँ पे सेफ और रैशनल यूज हमारा इंश्योर करना, ये सारा इस प्रोग्राम का कह सकते हो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इस प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहला आ जाता है नेशनल सेंटर। तो यहाँ पे देखिए नेशनल सेंटर का मतलब है कि हर कंट्री को अपना यहाँ पे एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो है बनाना होगा। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंटर है वो क्या है, इंडिया का सेंटर है एनसीसी, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसी तरीके से हर कंट्री का जो है एक अपना नेशनल सेंटर होना चाहिए। जैसे डब्ल्यूएचओ का सेंटर क्या है, अपसला मॉनिटरिंग सेंटर यूएमसी, जो कि स्वीडन में है। उसी तरीके से हर कंट्री को अपना एक सेंटर बनाना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो एडीआर है वो उस कंट्री के उस सेंटर में जो है जितने उस कंट्री में जितने भी एडीआर आ रहे हैं वो उस सेंटर पे रिपोर्ट हो और वो जो सेंटर है, ठीक है, बेसिकली मान लो एनसीसी है तो वो एनसीसी जो है जाके यूएमसी यानी कि अपसला मॉनिटरिंग सेंटर यानी जो डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है वहां जाके रिपोर्ट करे, ठीक। उसके बाद देखो ग्लोबल ऑपरेशनल सेंटर, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी हमारा डब्ल्यूएचओ का ये प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इसको मैनेज कहाँ से किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है अपसला मॉनिटरिंग सेंटर से, जो कि हमारा स्वीडन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इस सेंटर में क्या होता है, इस सेंटर में यहाँ पे पूरे ग्लोबल डाटा बेस होता है एडीआर का, मतलब ग्लोबली जितने भी एडीआर के केसेज आते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे एक नाम बोलते हैं जो कि होता है विजी बेस, ठीक है। विजी बेस क्या है, ग्लोबल डाटा बेस ऑफ एडीआर, समझ गए। उसके बाद डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेशन, देखो डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मान लो डब्ल्यूएचओ से जो भी कंट्रीज यहाँ पे जुड़ी हैं तो अगर उन कंट्रीज में मान लो कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है, वो लोग अपना बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो डब्ल्यूएचओ यहाँ पे उनको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सपोर्ट भी देता है ना। इट हेल्प्स कंट्रीज इंप्रूव देयर फार्माकोविजिलेंस सिस्टम। उसके बाद देखिए वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो वर्किंग कैसे होती है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझना।
ADR आर रिपोर्टेड एट लोकल नेशनल लेवल। देखो सबसे पहले ये समझो, जैसे मान लो, जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे सबसे पहले जो ADR है, जैसे ADR कहाँ आ सकता है, ADR जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में आ सकता है, जैसे आ तो कहीं भी सकता है ना, कहीं भी पेशेंट ने अपने घर पे यूज करी, हॉस्पिटल में यूज करी, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली हॉस्पिटल्स में ही दवा जो है पेशेंट को ज्यादातर दी जाती है। तो जैसे मान लो पेशेंट ने हॉस्पिटल में यूज किया, जो भी ड्रग उसको दी गई, डॉक्टर ने दी, फार्मासिस्ट ने दी, नर्स ने दी, और वहां पे उस क्या हुआ, वहां पे हमें दिख रहा ADR, ठीक है। तो अब जो ADR उस हॉस्पिटल में दिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले ADR तो उस हॉस्पिटल में रिपोर्ट होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब हमारे पास सबसे पहला होता है एक लोकल या फिर रीजनल लेवल का जो है सेंटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल लेवल सेंटर। तो ये क्या होते हैं, तो ये हमारे लगभग कह सकते हो हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया में जितने भी एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे ज्यादातर आप लोगों को AMC देखने को मिलेगा। AMC का फुल फॉर्म क्या होता है, ADR मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये क्या होता है, ये हमारा रीजनल सेंटर होते हैं, है ना, जो कि लगभग हर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाता है। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा केस आ रहा है, तो वो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल के AMC में रिपोर्ट करता है। अब AMC क्या होता है, AMC जो अपना डाटा होती है वो NCC के साथ शेयर करती है। NCC क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब कि जो नेशनल लेवल का हमारे इंडिया का सिस्टम है, जो सेंटर है, ठीक है, वहां पे डाटा अपना शेयर करता है AMC कितने, AMC इंडिया में बहुत सारे हैं, लगभग 1100 से भी ज्यादा AMC हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। NCC कितने, NCC एक ही है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का सेंटर है। और फिर जब NCC के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तो ये क्या भेजता है, ये हमारा इंफॉर्मेशन UMC को भेजता है, यानी अपसला मॉनिटरिंग सेंटर को। और ये क्या करता है, डाटा को विजीबेस में स्टोर कर लेता है, और फिर यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे इस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो देखिए वही चीज लिखी हुई है कि हमारा जो ADR है वो सबसे पहले लोकल लेवल पे जो है रिपोर्ट होता है, फिर हमारा डाटा नेशनल सेंटर पे जाता है, नेशनल सेंटर हमारा डाटा जो है UMC को भेजते हैं, UMC डाटा को विजीबेस में स्टोर कर लेता है, और फिर यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे डाटा को एनालाइज करते हैं टू डिटेक्ट न्यू सेफ्टी सिग्नल्स, मतलब कि ताकि जो है उन्हें पता चले कि आखिर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो यहाँ पे क्यों आई, किस वजह से आई, और यहाँ पे जो है कोई न्यू साइड इफेक्ट हमें देखने को मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ये है कि कलेक्शन होता है डाटा का, जो भी डाटा आता है पूरी दुनिया भर से, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में डाटा में क्या इन्फॉर्मेशन है, और इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इससे क्या जो है कह सकते हो एक रिजल्ट निकल रहा है ना। सिग्नल डिटेक्शन, तो यहाँ पे न्यू साइड इफेक्ट का डिटेक्शन होता है। और उसके बाद रिस्क असेसमेंट, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, बेनिफिट रिस्क रेशियो, की जो दवा है, ठीक है, अगर मान लो किसी दवा की वजह से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, कोई ADR आ रहा है, तो उस दवा का फायदा कितना है और ADR का लेवल कैसा है, क्या ADR बहुत कम है और फायदा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग जो है कह सकते हो थोड़ा बहुत उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, या तो उसके लेवल में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ADR बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दवा को विड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हर जगह से डाटा आता है, तो किसी भी कंट्री से डाटा आता है, और अगर WHO को कुछ भी लगता है तो WHO डाटा क्या होता है, पूरे कंट्री पूरे ग्लोबली शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पर रेगुलेटरी डिसीजन में यहाँ पे सपोर्ट करता है। रेगुलेटरी डिसीजन मतलब यही कि हमारा यहाँ पे जो दवा है जिसकी वजह से ADR आया है, उस दवा का क्या करना है, उस दवा को मार्केट में रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा ग्लोबल सेफ्टी मॉनिटरिंग होती है ना, कि हमारा इंश्योर होता है कि मेडिसिन जो है वर्ल्ड वाइड सेफ रहे। और उसके बाद अर्ली डिटेक्शन, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई दवा हार्म करे तो पूरे कंट्री के साथ पहले ही इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। डाटा शेयर होता है कंट्रीज के बीच में। हेल्थ केयर क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होती है। और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री मतलब ऐसी कंट्री है जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में, यानी जिनके पास बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, उनको WHO सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाता है हमारा WHO का जो है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंडिया के फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए इंडिया का जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये इंडिया का है, ठीक है। तो इंडिया में जो भी हमारी मेडिसिन यूज हो रही हैं उनकी सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और ये हमारा क्या करता है, डिटेक्ट, एसेस, प्रिवेंट, अंडरस्टैंड ADR, सिंपल सी बात है। लॉन्च एंड अथॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इस PVPI को हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में PVPI बोलते हैं। V हमारा शॉर्ट रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर में रहेगा, और बाकी 3 कैपिटल में। 2010 में स्टार्ट हुआ था। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इसको हमारा कोऑर्डिनेट करता है NCC। और NCC को बनाया किसने, या फिर NCC को कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा करता है IPC। तो देखो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कहाँ से कंट्रोल होता है, NCC से। और NCC को कौन कंट्रोल करता है, IPC, ठीक है। और IPC कहाँ है, गाजियाबाद में। तो NCC कहाँ है, ये भी गाजियाबाद में, सिंपल। और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो भी इंडिया में मेडिसिन यूज हो रही हैं उनको उनकी सेफ्टी को मॉनिटर करना। उसके बाद यहाँ पे जो भी ADR रिपोर्ट है उनको कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना, ठीक है। जो भी न्यू रिस्क और साइड इफेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना, है ना। सेफ यूज ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करना। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और पब्लिक हैं उनके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। अब जैसे
जैसे देखो मान लो, अब जैसे एएमसी क्या है, इंडिया में लोग बहुत सारे एएमसी हैं, जैसे 1100 प्लस एएमसी हैं। अब मान लो किसी पार्टिकुलर सिटी में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सिटी के किसी पार्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर किसी दवा की वजह से कोई एडीआर आया है, तो फिर एएमसी भी क्या करता है, एएमसी वो डाटा एनसीसी को शेयर करता है, और एनसीसी फिर वो डाटा पूरे एएमसी को शेयर करता है, मतलब जितनी भी एएमसी हैं इंडिया में उन सभी को वो डाटा शेयर करता है। तो जो बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी तो यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर किसी दवा की वजह से किसी पार्टिकुलर सिटी में, जैसे मान लो इंडिया में लखनऊ में मान लो किसी दवा की वजह से कोई एडीआर आया, तो वही एडीआर यहाँ पे इंडिया में बैंगलोर में भी आ सकता है, दिल्ली में भी आ सकता है ना, हमारे यहाँ पे कह सकते हो नोएडा में भी आ सकता है, हमारा कानपुर में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अगर कोई पार्टिकुलर सिटी में कोई एडीआर आया है तो वहां पे फिर पूरे इंडिया में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पूरे इंडिया में भी तो रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये भी वही चीज़ है कि हमारा कह सकते हो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं होल इंडिया वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में जितने भी हैं उनके साथ डाटा शेयर करते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे इस दवा को थोड़ा सेफली यूज करिए। फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी एडीआर है उसको यहाँ पे ये हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेंटर से रिपोर्ट करता है, मतलब वही चीज़ है कि एएमसी से हमारा ये जो एडीआर है इनको यहाँ पे कलेक्ट करता है, उसके बाद इवेलुएट करता है, उसके बाद डाटा को यूएमसी भेजता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि सबसे पहले डाटा हमारा एएमसी पे जाता है, एएमसी से एनसीसी, एनसीसी से यूएमसी, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पे अलर्ट और वार्निंग यहाँ पे इशू होती है अगर जो है ज़रूरी लगा तो, मतलब अगर हमें लगता है कि हाँ ये दवा कुछ ज़्यादा ही हार्म कर रही है या फिर हाँ बहुत सीरियस लेवल का है, तो हम जो है अलर्ट या फिर वार्निंग को जो है इंश्योर कर देते हैं, मतलब अलर्ट सिग्नल जारी कर देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एएमसीएच की बात करें, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, तो यहाँ पे देखिए फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हैज अराउंड 1100 प्लस 1100 प्लस एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। दे आर लोकेटेड इन मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। डॉक्टर, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट रिपोर्ट्स एडीआर्स हियर। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जितने भी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जब भी डॉक्टर, नर्स या पेशेंट, फार्मासिस्ट है वो किसी को दवा देंगे तो अगर उनको एडीआर होगा तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अच्छा देखो जो एडीआर की रिपोर्टिंग है तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको खुद को लग रहा है कि मुझे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है वो भी कर सकता है, अगर पेशेंट के साथ कोई फैमिली मेंबर तो वो भी कर सकते हैं, मतलब एडीआर रिपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, आप ये समझो। अब रिपोर्ट करनी कैसे है, तो रिपोर्ट करने के लिए देखिए बहुत सारे मेथड है, जैसे एक टोल फ्री नंबर है, ठीक है, एडीआर का, तो यहाँ पे भी आप लोग कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो, और एक मोबाइल ऐप है हमारे जो है पीवीपीआई का, एडीआर पीवीपीआई, तो यहाँ पे भी आप लोग फॉर्म वगैरह भर के रिपोर्ट कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वर्किंग की बात करें कि कैसे ये हमारा काम करता है जो भी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, मान लो इनको जो है कोई एडीआर दिखा, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एडीआर को जो है हमारे एएमसी के साथ शेयर किया। अच्छा देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये जो एरो है ये ऊपर नीचे दोनों तरफ है, क्यों? देखो एएमसी पे मान लो एडीआर ने जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई जो है, मान लो ऐसे समझो, मान लो एक हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल बड़ा सा, और यहाँ पे मान लो ये एएमसी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो किसी पार्टिकुलर डॉक्टर ने या फिर किसी पार्टिकुलर नर्स, फार्मासिस्ट, जिसने भी हमारा एडीआर को रिपोर्ट किया, ठीक है, तो अब जब एएमसी को एडीआर मिलेगी तो ये जो पार्टिकुलर डॉक्टर जिसने रिपोर्ट किया है, तो क्या इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर होगा? बहुत सारे होंगे। तो ये एएमसी सबसे पहले क्या करेगा, जैसे डॉक्टर एएमसी को करेगा, और एएमसी भी तो अपने जो जितने इस हॉस्पिटल में बाकी जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हमारा डाटा शेयर करेगा। तो ये देखो दोनों तरफ होता है, मतलब कोई पार्टिकुलर बंदा जब उसने एएमसी में रिपोर्ट करी, ठीक है, तो फिर एएमसी पूरे अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ भी डाटा को शेयर करती है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एएमसी क्या करती है, हमारा एनसीसी को रिपोर्ट भेजती है। अब यहाँ पे भी देखो साइन दोनों तरफ है, क्यों? देखो साइन दोनों तरफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग आगे देखो तो एनसीसी डाटा किसको भेजेगा, यूएमसी को। अच्छा यूएमसी को भी अगर कहीं से डाटा मिलेगा तो यूएमसी भी तो एनसीसी को भेजेगा। भाई यूएमसी यानी कि जो अप्सला मॉनिटरिंग सेंटर है, मान लो इसको दिखा कि जो है इंग्लैंड में किसी दवा से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो इंडिया यानी एनसीसी को भी तो बताएगा। तो ये देखिए ये एनसीसी अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अप्सला यूएमसी को बताएगा, लेकिन यूएमसी अगर इंडिया के अलावा किसी देश में कोई प्रॉब्लम हुई है किसी दवा की वजह से तो वो एनसीसी को भी तो बताएगा। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों तरफ होती है। अच्छा एनसीसी को अगर यहाँ पे मान लो कोई डाटा मिला, कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो फिर वो यहाँ पे अपने जितने भी एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर है उन सभी को डाटा भेजेगा। तो यहाँ पे देखिए एएमसी भी एडीआर को डाटा भेजेगा और एडीआर भी एएमसी को, एनसीसी को डाटा भेजता है। तो यहाँ पे देखो ये साइन जो है दोनों तरफ होते हैं, समझ गए ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर इंडिया में कोई
हम देखो इतना सिंपली समझो, अगर बाहर से कोई डाटा आ रहा है, ठीक है, तो उसका एरो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, कि मान लो बाहर से कोई डाटा, कोई कोई मतलब इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, तो यूएमसी क्या करेगा, एनसीसी को भेजेगा, एनसीसी क्या करेगा, एएमसी को भेजेगा, एएमसी क्या करेगा, हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भेजेगा। लेकिन अगर इंडिया में कोई केस हुआ तो इंडिया में केस हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है, कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल एएमसी को भेजेंगे, एएमसी हमारा एनसीसी को भेजेगा, एनसीसी हमारे यूएमसी को भेजेंगे, ठीक है, समझ गए, इसीलिए डाटा दोनों तरफ होता है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जब एएमसी को डाटा जाता है, जैसे मान लो एएमसी को कोई दवा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गई जो कि हमारा एडीआर की इन्फॉर्मेशन है नहीं, दवा ने कोई साइड इफेक्ट कॉज किया है, तो फिर वो एएमसी जो है अपने डाटा जो है सीडीएससीओ के साथ शेयर करती है। लेकिन सीडीएससीओ के साथ डायरेक्टली बल्कि सीडीएससीओ के जो जोनल ऑफिसेज होते हैं, अब इसके बारे में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, आप लोग को याद हो तो सीडीएससीओ के जोनल ऑफिसर्स के साथ सबसे पहले एएमसी डाटा शेयर करता है, और जब एएमसी एनसीसी को डाटा भेजता है तो एनसीसी क्या करता है, डाटा को सीडीएससीओ के साथ शेयर करता है। क्यों? अब देखो भाई, एनसीसी को डाटा पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उस ड्रग का करना क्या है, उस दवा का करना क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो सीडीएससीओ डिसाइड करे ना भाई, यही तो हमारी इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो यही तो फैसला लेगी कि अब इस दवा को मार्केट में रखना है कि हटाना है ना, कि मार्केट से विड्रॉ कर देना है, तो इन सबका फैसला तो एट लास्ट में सीडीएससीओ ही लेगा। तो इसको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा एनसीसी जो है शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारी, और यहाँ पे भी देखिए अगेन एरो दोनों तरफ है कि यहाँ पे अगर सीडीएससीओ जो भी डाटा, जो भी डिसीजन इसने लिया है वो एनसीसी को शेयर करेगा, फिर एनसीसी यहाँ पे बाकी जो है सभी के साथ शेयर करेगा। तो ये हमारा इसका वर्किंग हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक हेल्थ में रोल की बात करें तो हमारा पेशेंट सेफ्टी को इंप्रूव करता है, रैशनल यूज ऑफ ड्रग को हेल्प प्रमोट करता है, यहाँ पे अननोन साइड इफेक्ट को जो है अर्ली डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब यही तो बताएगा कि मतलब जो भी सीवियरिटी लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग सीडीएससीओ डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है बेसिकली पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। बाकी इसकी नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।